है 6 सेंटीमीटर पर। क्वेश्चन नंबर कितना है? तो एक घन है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है, ऐसा क्वेश्चन बोला है। इसमें एक वायु का बुलबुला रखा हुआ है। इस वायु के बुलबुले को वो बोलता है कि अगर एक फलक से देखें तो दूरी कितना आता है? 6 सेंटीमीटर। और दूसरे फलक से देखें तो कितना दूरी आता है? 4 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका विपरीत फलक। तो मान लेते हैं कि ये पूरी दूरी 15 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x वास्तविक, तो ये दूरी क्या हो जाएगी? x माइनस 15। और ये क्या हो जाएगी? आभासी। ऐसा तुम्हें क्वेश्चन में बोला है, तो हम लोग चलते हैं कहाँ? म्यू बराबर x वास्तविक बटे कितना दिखाई देता है यहाँ से? 6 सेंटीमीटर। समीकरण नंबर 1। फिर दूसरा क्या बोलता है कि जब विपरीत फ्लक्स से देखते हैं तो म्यू बराबर x माइनस 15 बटे 4 सेंटीमीटर। इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 2। देखोगे तो म्यू यहाँ भी है, म्यू यहाँ भी है, तो म्यू से म्यू कट जाएगा, बचेगा क्या इधर? x बटे 6 बराबर x माइनस 15 बटे 4। तो यहाँ से देखोगे तो ये कितना? 2 दूना 4 और ये 2 तिहाई 6। इसका इधर मल्टीप्लाई कर दे, इसका इधर, तो इधर कितना हो जाएगा? 2x। इधर आ जाएगा 3x माइनस 45। x वाली वैल्यू को उस तरफ कर देते हैं। अगर ये x है तो इसको 15 माइनस x करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 15 माइनस x। भाई कुल दूरी 15 है ना, तो 15 में से x घटाएंगे। 15 माइनस x, तो ये हो जाएगा 45 माइनस 3x। तो x को एक साइड करते हैं, ये माइनस है तो उस पर जाएगा, तो प्लस 3x बराबर 45। तो 3 2 5x बराबर 45। 5 को इससे उड़ा दो तो कितना आ जाएगा? ये 5 नैया 45। तो x बराबर 9 सेंटीमीटर। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में अपवर्तनांक पूछा है। तो अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए किसी भी एक समीकरण को ले लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं। म्यू बराबर 9/6। x का मान कितना है? 9। तो ये इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 3/2। तो म्यू का मान आ जाएगा 3/2, या इसको लिख सकते हैं 1.5। तो ये हमारा आंसर। हम लोग 5 अपवर्तनांक के कांच में एक पट्टिका को कागज पर अंकित एक चिन्ह पर रखते हैं। कागज पर अंकित एक चिन्ह पर रखते हैं। एक व्यक्ति जो चिन्ह से ऊर्ध्वाधर, एक व्यक्ति जो चिन्ह से ऊर्ध्वाधर 5 सेंटीमीटर ऊपर है। एक व्यक्ति जो चिन्ह से ऊर्ध्वाधर 5 सेंटीमीटर ऊपर है,
इसे देखना चाहता है, इसे देखना चाहता है, तो व्यक्ति को चिन्ह, तो व्यक्ति को चिन्ह कितनी दूरी पर दिखाई देगा, तो व्यक्ति को चिन्ह कितनी दूरी पर दिखाई देगा। करो सॉल्व। देखना क्या बोल रहा है कि एक 3 सेंटीमीटर मोटी कांच की पट्टिका है जिसको एक कागज पर रख दिया गया है, उस कागज पर एक चिन्ह बना हुआ है। इस कांच के पट्टिका की मोटाई दिया हुआ है कितना, 3 सेंटीमीटर, और इसका अपवर्तनांक भी दिया है 1.5। तो ये बोलता है कि एक व्यक्ति है जो कितना है, 5 सेंटीमीटर हाइट पर। तो ये जो व्यक्ति है ये इस कागज पर जो चिन्ह बना हुआ है इसको ये झांक करके देखना चाहता है, और जब ये यहाँ से इसको झांक करके देखेगा तो इसके ऊपर पट्टिका रखी है, तो अपवर्तन के कारण ये जो बिंदु है थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो वो पूछ रहा है कितना ऊपर उसे दिखाई देगा, या कि फिर प्रतिबिंब उसे कितनी दूरी पर दिखाई देगा। तो हम लोग चलते हैं अपने फार्मूले में, दूरी या उठाव बराबर एच वास्तविक 1 - 1/μ। तो वास्तविक ऊंचाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर, 1 - 1/μ का मान कितना है, 1.5 या 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इधर कितना आ जाएगा, 3 - 2/3। तो आ कितना जाएगा, 1 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, दूरी या उठाव या एक्स। तो हमें यहाँ से x का मान मिल गया, मतलब ये जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, यानी कि ये यहाँ पर दिखाई देगा। ये दूरी क्या हो गई, x या उठाव। व्यक्ति कितने हाइट का है, 5 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर ये ऊपर शिफ्ट हो गया, तो व्यक्ति को कितने दूर पर दिखाई देगा, ये 4 सेंटीमीटर पर। तो यहाँ से लिख सकते हैं वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब 4 सेंटीमीटर पर दिखाई देगा। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 5 - x बराबर 4 सेंटीमीटर। इमेज आई बराबर, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर दूरी पर उसे यह प्रतिबिंब दिखाई देगा। एक बीकर के पेंदी पर एक बीकर के पेंदी पर रखे गए सिक्के को एक बीकर के पेंदी पर रखे गए सिक्के को सूक्ष्मदर्शी द्वारा फोकसित किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी द्वारा फोकसित किया जाता है। बीकर में कितनी ऊंचाई तक पानी डाला जाए, बीकर में कितनी ऊंचाई तक पानी डाला जाए, बीकर में कितनी ऊंचाई तक
पानी डाला जाए ताकि सिक्के को पुनः फोकसित करने के लिए ताकि सिक्के को पुनः फोकसित करने के लिए ताकि सिक्के को पुनः फोकसित करने के लिए सूक्ष्मदर्शी को 1 सेंटीमीटर उठाना पड़े। सूक्ष्मदर्शी को 1 सेंटीमीटर उठाना पड़े। 20 किसी कांच की पट्टिका के नीचे किसी कांच की पट्टिका के नीचे किसी कांच की पट्टिका के नीचे 7 रंगों ब्रैकेट लिख लेना VIBGYOR विबग्योर VIBGYOR विबग्योर किसी कांच की पट्टिका के नीचे 7 रंगों ब्रैकेट लिख लेना VIBGYOR विबग्योर ब्रैकेट बंद के अक्षर रखे गए हैं, जिसको तुम लोग हिंदी में बोलते हो बैजानी हपी नाला के अक्षर रखे गए हैं तो किस रंग का अक्षर किस रंग का अक्षर न्यूनतम उठा हुआ प्रतीत होगा। तो किस रंग का अक्षर न्यूनतम उठा हुआ प्रतीत होगा। क्या बोला है? तुम्हें बोला है कि 7 रंग हैं और इन सभी के ऊपर एक कांच की पट्टिका रख दी गई। ये बोलता है कि कौन सा अक्षर कम या न्यूनतम उठा हुआ प्रतीत होगा। तो हम लोगों को पता है कि वायलेट कलर का तरंगदैर्ध्य यानी कि लेमडा होता है 4000 एंगस्ट्रॉन्ग और रेड का लेमडा होता है 7800 एंगस्ट्रॉन्ग, यानी कि इसकी तरंगदैर्ध्य सबसे कम और इसकी तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा। तो उठाव या दूरी का फार्मूला होता है एच वास्तविक इंटू 1-1/म्यू। अब म्यू का मान जितना कम रखेंगे, म्यू का मान जितना कम रखेंगे, ये पूरी वैल्यू ये उतना ही कम आएगी और जितना कम आएगी उसको माइनस करेंगे तो वो भी उतना ही कम होगा। तो अगर ये कम होगा तो उठाव भी क्या हो जाएगा? कम होगा। तो उसने क्या बोला है? उठाव हमें क्या चाहिए? न्यूनतम। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं उठाव न्यूनतम होने के लिए म्यू का मान न्यूनतम होना चाहिए। और हमें पता है म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/लेमडा, यानी कि जिसका लेमडा सबसे ज़्यादा होगा उसका म्यू सबसे कम। तो हमसे पूछा गया है कि किसका उठाव कम होगा। तो म्यू जिसका सबसे ज़्यादा, सॉरी लेमडा जिसका सबसे ज़्यादा उसका म्यू सबसे कम, और म्यू जिसका सबसे कम उसका उठाव भी सबसे कम, क्योंकि उठाव न्यूनतम तभी होगा जब म्यू का मान न्यूनतम होगा, या बोले उठाव अधिकतम तब होगा जब म्यू का मान भी अधिकतम हो। मतलब दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? समानुपाती।
तो म्यू का मान अगर कम है यानी न्यूनतम हो रहा है तो उठाव भी क्या होगा, न्यूनतम। तो लेमडा सबसे ज्यादा है किसका, रेड कलर का। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि लाल रंग का उठाव न्यूनतम होगा। लाल रंग का उठाव न्यूनतम होगा क्योंकि म्यू न्यूनतम होता है, या सीधे बोलते हैं क्योंकि लेमडा अधिकतम होता है। लेमडा अधिकतम होता है। अच्छा, अधिकतम किसका उठाव होगा, बैगनी कलर का, क्योंकि बैगनी का लेमडा सबसे कम तो उठाव सबसे ज्यादा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा लिखना, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही होती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही होती है, तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाता है, तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाता है, तो क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाता है तो सघन माध्यम से चलने वाली प्रकाश की किरण, तो सघन माध्यम से चलने वाली प्रकाश की किरण सघन माध्यम में वापस लौट जाती है। सघन माध्यम से चलने वाली प्रकाश की किरण सघन माध्यम में वापस लौट जाती है। सघन माध्यम से चलने वाली प्रकाश की किरण सघन माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। एक लाइन छोड़ के लिखना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त। लिखना नंबर पहला, प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। नंबर दूसरा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए।
लिखे। तो चलो इसी में देख लेते हैं क्रांतिक कोण और पूर्णांतिक परावर्तन दोनों को क्या क्या होता है। देखना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? ये माध्यम जो है ये है विरल माध्यम, और ये जो माध्यम है ये सघन माध्यम। इसका अपवर्तनांक हम लोग मान रहे हैं म्यू आर और इसका म्यू डी, मतलब रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। तो जब सघन माध्यम से कोई प्रकाश की किरण चलती है तो यहाँ पर कोण क्या हो जाएगा? आपतन कोण आई। ये क्या हो गई? आपतित किरण। और ये यहाँ से इसी माध्यम में वापस लौट जाए। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अगर अपवर्तन कोण का मान इतना बढ़ा दो, मतलब ये जो कोण है इसको इतना बढ़ा दो कि आपतन कोण का मान इस क्रांतिक कोण से, थीटा से क्या है क्रांतिक कोण या आईसी भी बोल सकते हैं, तो बोलता है कि आपतन कोण का मान इतना बढ़ा दे कि क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए तो प्रकाश की किरण जिस माध्यम में से चलती है उसी में लौट जाती है। यानी सघन से अगर जा रही है तो सघन में ही लौट जाएगी, विरल में नहीं जाएगी। तो अगर यह सघन से जा रही है तो वापस सघन में ही लौट जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लेकिन कंडीशन क्या बोलता है वो, कि पहला कंडीशन प्रकाश कहाँ जाना चाहिए? सघन से विरल में। और दूसरा क्या बोलता है कि आपतन कोण आई का मान ज्यादा होना चाहिए किससे? क्रांतिक कोण थीटा सी, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं आई सी, इससे ज्यादा होना चाहिए तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो क्रांतिक कोण क्या होता है वो पहले जान लेते हैं, क्योंकि क्रांतिक कोण की बात इसमें आई है। तो क्रांतिक कोण, या इंग्लिश से बोलते हैं इसको क्रिटिकल एंगल। तो क्रांतिक कोण क्या बोलता है कि हम लोग सेम यही करते हैं, ये बोलता है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से कहाँ जाए? विरल माध्यम में। तो ये माध्यम हमारा क्या हो गया? विरल। और ये क्या हो गया? सघन। तो वो बोलता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है तो ये हो गया हमारा आपतित किरण, और ये हो गया आपतन कोण। तो आपतित किरण ये और आपतन कोण, ये बोलता है कि अगर आपतन कोण का मान इतना बढ़ा दें कि ये जो प्रकाश की किरण है अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए। यानी कि अगर प्रकाश इधर चली जाए, अभी कहाँ जा रहे हैं? सघन से विरल। तो अगर सघन से विरल में जाएंगे तो प्रकाश की किरण अभिलंब से थोड़ा दूर हटेगी, यानी कि इधर की ओर नहीं जाएगी, क्योंकि कहाँ जा रहे हैं? सघन से विरल में, तो अभिलंब से दूर हटती है। तो ये हो गया आपतन कोण। तो ये क्या हो जाएगा? अपवर्तन कोण आर। तो वो बोलता है कि इस अपवर्तन कोण का मान इतना बढ़ाओ, सॉरी, इस पर अपवर्तन कोण का मान इतना बढ़ाओ कि ये बढ़ते बढ़ते कितना हो जाए? 90 डिग्री। कितना हो जाए? 90 डिग्री। तो देखोगे कि ये जो प्रकाश की किरण आ रही थी अब ये 90 डिग्री पर मुड़ जाएगी, यानी कि अब ये प्रकाश की किरण ऐसे चल देगी। तो अपवर्तन कोण का मान कितना हो गया? अब 90 डिग्री। और आपतन कोण का मान कितना हो गया? आई। और माध्यम वही है, ये है सघन और ये है विरल। तीसरा कंडीशन क्या बोलता है? तीसरा भी देख लेते हैं। ये आपतन कोण आई और ये प्रकाश की किरण इसी माध्यम में निकल ली, इसको हम लोग बोल दिए आईसी। तीन कंडीशन। पहला जो हम लोग नॉर्मल पढ़ते थे अपवर्तन में, कि प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। लेकिन वो बोलता है कि अपवर्तन कोण का मान इतना बढ़ाते जाए कि प्रकाश की किरण या कि फिर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, या
वो 90 डिग्री पर मुड़ जाए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। मतलब यहाँ पर आई, कोण आई बराबर कोण आई सी, और ये कब होगा, जब 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर कोण आई सी का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी क्रांतिक कोण। तो ये जो क्रांतिक कोण है इसका मान कितना हो गया, 90 डिग्री। तीसरे कंडीशन में क्या होता है कि अगर कोण इतना ज्यादा बढ़ा दे कि 90 से भी बढ़ जाए, मतलब आपतन कोण का मान, कोण आई ग्रेटर देन क्या हो जाए, 90 डिग्री, ठीक है। अगर 90 से ज्यादा है आपतन कोण का मान, तो प्रकाश की किरण जिस माध्यम में चलती है उसी में पुनः लौट जाती है। यानी अगर सघन से चल रही है तो सघन में ही वापस आ जाएगी। ये भी माध्यम सेम है, सघन, और ये है विरल। तो आई का मान इतना बढ़ाओ कि 90 से ज्यादा हो जाए, तो मतलब आई का मान 90 डिग्री से अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये जो प्रकाश की किरण है उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो यहाँ पर इसका क्या हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो तीन कंडीशन आई, पहला जो हम लोग नॉर्मल पढ़ते हैं, और दूसरा क्रांतिक कोण का, और तीसरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में यही तो कर रहे हैं कि आपतन कोण का मान बढ़ाते जाए, तो जो अपवर्तन कोण है उसका मान घटते जाता है, और वो प्रकाश की जो किरण होती है फाइनली जिस माध्यम से प्रकाश चलती है उसी माध्यम यानी सघन माध्यम में ही लौट जाता है। यानी प्रकाश का क्या हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जिस माध्यम से चलती है उसी माध्यम में लौट जाती है, तो वहाँ पर क्या हो गया, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन लिखे हो वहाँ पर ये डायग्राम बना लेना, और नीचे ये लिख लेना, ये क्या है, शर्त है किसकी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, कि आई का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए, और क्रांतिक कोण कितना है, 90 डिग्री। इसलिए तो हमने यहाँ पे लिखा है कि आई का मान 90 से ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो 90 अगर होगा तो क्या होगा, क्रांतिक कोण होगा, और 90 से ज्यादा हो जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आई का मान क्रांतिक कोण से हमेशा ज्यादा ही होना चाहिए, समझे। क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखना, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही प्रकाश की किरण के लिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही प्रकाश की किरण के लिए क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण वह आपतन कोण होता है, क्रांतिक कोण वह आपतन कोण होता है जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान, वह आपतन कोण होता है जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान, जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। सारे देखना, अब हम लोग क्रांतिक कोण को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, या थीटा सी से, या उसी को क्या बोलेंगे, आई सी। तो थीटा सी या आई सी को क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। तो यहाँ से देखो प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है, इसको आई सी कर देते हैं। प्रकाश की किरण सघन से जा रही है, कहाँ जा रही है, विरल में। तो सघन से जा रही है तो क्या लिखेंगे, म्यू डेंसर साइन आई सी, क्योंकि अब आपतन कोण हमारा क्या हो गया है, क्रांतिक कोण, बराबर, ये कहाँ से हम लोग लिख रहे हैं, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। तो स्नेल के नियम से जहां से प्रकाश की किरण चलती है उसका अपवर्तनांक, उसका कोण जा कहाँ रही है, विरल में। तो विरल का अपवर्तनांक क्या हो गया, म्यू आर, और साइन 90 डिग्री, क्योंकि अपवर्तन कोण कितना है, 90 डिग्री। साइन 90 का मान 1, तो यहाँ पर बचेगा क्या, म्यू डी साइन आई सी बराबर म्यू आर, ये बचेगा। म्यू डी को इधर ले आते हैं, तो साइन आई सी बराबर म्यू आर बटे म्यू डी। यहाँ से हमारा फार्मूला बन गया क्या,
मतलब जब भी हमें क्रांतिक कोण के बारे में देगा तो ऊपर क्या लिखेंगे, विरल माध्यम का अपवर्तनांक, नीचे क्या लिखेंगे, सघन माध्यम का अपवर्तनांक। अब इसको एक साथ सभी के साथ रिलेट कर सकते हैं। देखो इसको म्यू रेयर, तो हमें पता है कि म्यू जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेमडा के, और म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है भी के, यानी प्रकाश की चाल के माध्यम में। इन दोनों के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो ऊपर में क्या है, रेयर, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, लेमडा डेंस बटे लेमडा रेयर, और यहाँ पर लिखेंगे भी डेंस बटे भी रेयर। तो ये सभी को एक साथ लिख सकते हैं। रेयर मतलब विरल। तो कभी भी क्रांतिक कोण का क्वेश्चन देगा तो हमेशा क्या लिखेंगे, साइन आईसी, आईसी क्या है, क्रांतिक कोण, बराबर विरल माध्यम का अपवर्तनांक बटे सघन माध्यम का। इसके पहले उल्टा लिखते थे हम लोग, विरल बटे सघन, लेकिन क्रांतिक कोण में उल्टा लिखेंगे, सघन बटे विरल, क्योंकि प्रकाश हमेशा कहाँ से जाती है, सघन से। तो जहां से जाती है उसको हम लोग बाद में लिखते हैं। यदि जल का अपवर्तनांक, रुक जाए, यदि जल का अपवर्तनांक 4/3, यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 व कांच का अपवर्तनांक 3/2, यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 व कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 व कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्व करके लाना, याद करना है।